शुरुआती मानवों द्वारा किए गए अजीब ऑपरेशंस। सर्जरी बहुत अच्छी तरह से की गई थी और ये आधुनिक चिकित्सा आने से बहुत पहले हुआ था। अद्भुत शक्तियों वाले विचित्र प्राणी। हालांकि देवता इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन वो असल में मुर्दों को जिंदा कर देते थे। और सदियों के वैज्ञानिक शोध को गुप्त रखकर नष्ट करना। लोग उससे डरते थे, धार्मिक पक्ष खासकर डरता था। क्या हाल ही में हुई चिकित्सा से जुड़ी अहम खोजें वाकई वर्षों की शोध का नतीजा हैं, या फिर रोग से छुटकारा दिलाने वाला ये ज्ञान किसी दूसरी दुनिया से आया है? और इसलिए ऐसा लगता है कि ये वो औषधीय ज्ञान है जो परग्रहियों की किसी विकसित सभ्यता से आ रहा था। दुनिया भर में लाखों लोग मानते हैं कि अतीत में हमारे ग्रह पर एलियंस आए थे। अगर ये सच है तो क्या प्राचीन एलियंस ने वाकई हमारे इतिहास को एक बेहतर दिशा दी थी? और अगर ये सच है तो क्या सुदूर अतीत में बेहद उन्नत चिकित्सा प्रणालियों की कहानियां मानव जाति की परग्रही उत्पत्ति के पुख्ता सबूत पेश करती हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज। एलियन ऑपरेशंस। साल 2012, ह्यूस्टन टेक्सास। डॉक्टर्स ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक पेचीदा हार्ट सर्जरी की, जिसमें महज एक की होल के आकार का चीरा लगाया गया। शिकागो इलिनॉय में एक अपंग व्यक्ति विचारों द्वारा नियंत्रित बायोनिक टांग का इस्तेमाल करके 103 मंजिल चढ़ गया। आयोवा यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जो 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल करके जरूरत के मुताबिक इंसानी अंगों को बनाती है। पिछले 100 सालों के दौरान वैज्ञानिक प्रगति की बदौलत इंसान की खुदी का उपचार करने की काबिलियत में जबरदस्त तरक्की हुई है। दरअसल इतना विकास तो पिछली 5 सदियों में भी नहीं हुआ था। पूरे इतिहास में चिकित्सा का मतलब है शारीरिक समस्याओं को ठीक करना, मरीज की सेहत को दुरुस्त करना और उनकी तकलीफों को समझना। पिछले 3 दशकों के दौरान हमने जबरदस्त विकास देखे हैं, लेकिन प्रागैतिहासिक सर्जन्स ने कमाल की महारत और हैरतअंगेज रूप से जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली थी। अगर आप गौर करें तो आधुनिक चिकित्सा की कई प्रक्रियाएं प्राचीन ऑपरेशन से ली गई हैं, जो कमाल की हैं। प्राचीन दुनिया में उन्नत मेडिकल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किए जाने के सबूत हर जगह मिले हैं। मंदिर की दीवारों पर नक्काशियों से लेकर दुनिया भर के कंकालों के अवशेषों में। लेकिन इस विलक्षण ज्ञान का इस्तेमाल करने वाले कौन थे, और उन्हें इंसान के शरीर का ज्ञान आखिर कहां से मिला था? दुनिया भर में ज्यादातर संस्कृतियां सोचती थीं अगर आपके साथ कोई शारीरिक समस्या है तो शायद उसका संबंध आपकी किसी आध्यात्मिक समस्या के साथ भी है। और इसलिए हम ये भी पाते हैं कि ज्यादातर चिकित्सक या बीमारी दूर करने वाले लोग न सिर्फ शरीर दुरुस्त कर रहे थे, बल्कि आत्मा को भी भला चंगा कर रहे थे, और इसलिए उनका एक धार्मिक हस्ती होना भी जरूरी था। प्राचीन दुनिया में डॉक्टर होने का मतलब था कि आपका ईश्वर के साथ कोई खास रिश्ता है, जिसने आपको बीमारी दूर करने की ताकत का तोहफा दिया है। डॉक्टर एक तरह का व्यापारी तो होता ही था, जिसने एक हुनर सीख लिया। साथ साथ वो एक धार्मिक हस्ती भी था, जिसका ईश्वर के साथ एक नाता था, और वो समस्याओं से निपटने के लिए जादुई इलाज का इस्तेमाल करता था। हमारे पूर्वज कहते थे कि मेडिसिन देवताओं से आई थी। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि देवताओं ने वाकई मैनुअल्स यानी नियम पुस्तिका दी थी कि सेहतमंद कैसे रहा जाए और इंसान को सेहत कैसे सुधारनी चाहिए। उन्हें हमारे वास्तविक शरीर के बारे में पता चल गया था, जिससे हमने बस समझना शुरू ही किया है। क्या प्राचीन काल के डॉक्टरों को एलियंस मार्गदर्शन देते थे? अगर ऐसा है तो क्या आधुनिक चिकित्सा जगत में हुई प्रगति असल में उन तरीकों का फिर से पता लगाना है जो हजारों साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे? सकारा इजिप्ट।
यहाँ इस बेहद ऊंचे स्टेप पिरामिड के सामने है एक डॉक्टर का मकबरा, जिसे अकमहौर का मकबरा भी कहा जाता है। पुरातत्वविदों के मुताबिक इसे 4000 से ज्यादा सालों पहले प्राचीन मिस्र की सभ्यता के एक सबसे अहम अधिकारी के लिए बनवाया गया था। मैं आपको एक फिजिशियन के मकबरे के अंदर ले जा रहा हूँ, जहाँ कोई झलक मिलेगी कि प्राचीन समय में वे लोग पेचीदा मेडिकल और सर्जिकल ऑपरेशन कैसे किया करते थे। इस मकबरे के बारे में कमाल की बात यह है कि वो फिजिशियन अंकमहौर 4300 साल पहले यहाँ रहते थे और उन्होंने बेहद पेचीदा सर्जिकल और मेडिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और हम यहाँ तक देख सकते हैं बाइबल से 2000 साल पहले एक खतना किया जा रहा है और यहाँ हम रिफ्लेक्सोलॉजी का दृश्य देख सकते हैं। इसमें उन्हें हम मांसपेशियों से खींचते हुए मरोड़ते हुए देख सकते हैं। और यहाँ है एक शानदार ऑपरेशन, हाथ का एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि उन्होंने ट्यूमर्स निकालने वाली ब्रेन सर्जरी भी की थी, लेकिन उन्हें यह ज्ञान आखिर मिला कहाँ से? उनका कहना था कि ये ज्ञान उन्हें थोथ से मिला, यानी अक्लमंदी और विज्ञान के देवता से, जिन्होंने उन्हें ईश्वरों से सारी जानकारी लाकर दी थी। विज्ञान, जादू और चिकित्सा में अपनी काबिलियत के लिए मशहूर थॉथ को सदियों तक बुद्धि और आरोग्य के देवता के तौर पर पूजा गया। प्राचीन गाथा के अनुसार इस दैविक चिकित्सक और मिस्र के देवता ने उस समय होरस की आंख का उपचार किया था, जब हॉरस के चाचा सेट ने सत्ता के महासंग्राम के दौरान उसे निकाल दिया था। ये हॉरस की आंख पुनः स्थापन और अच्छी सेहत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई। क्या थॉथ महज एक मिथकीय देवता थे, जैसा कि कुछ प्रमुख विद्वान मानते हैं, या शायद वो कोई ऐसी शक्ति या प्राणी थे जिनका असल में वजूद था? प्राचीन मिस्र की दवाइयां कम विकसित तो किसी लिहाज से नहीं थी। ऐसी ऊर्जावान दवा के उदाहरण मौजूद हैं जो हमारी टेक्नोलॉजिकल क्षमता से बाहर है। ऐसा लगता है जैसे इन टेक्नोलॉजीज को लाया गया था और हर तरह की खूबी वाले साजो सामान की तरह उन्हें दे दिया गया, क्योंकि इतनी विकसित चीज की उम्मीद उस बेहद आदिम समाज से नहीं की जा सकती। और मिस्र वासियों ने खुद कहा था कि इसके जिम्मेदार थॉथ थे। लेकिन थॉथ कौन या क्या थे? क्या वो एक अलौकिक प्राणी नहीं, बल्कि एक एलियन आगंतुक थे जिनके पास उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान था? मिस्र के देवताओं के समूह में थॉथ ऐसे देवता है जिनका सिर तो एक पक्षी का है, लेकिन बाकी शरीर इंसान का है। वो चिकित्सा के मिस्र के जनक थे, मतलब वो आसमान से उतरे थे और उन्होंने ही उन लोगों को वो ज्ञान दिया था। क्या ये मुमकिन है कि थॉथ एक दैविक शक्ति नहीं, जैसा कि मिस्रवासी मानते थे, बल्कि एक एलियन आगंतुक थे जिनके पास उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान था, जिनसे मिस्र के लोगों ने इलाज करने की काबिलियत हासिल की थी? बनारस, भारत, दिल्ली से दक्षिण पूर्व में 800 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर बसा बनारस शहर पृथ्वी पर सबसे पुराने शहरों में से एक है। एक ऐसा शहर जिसे प्राचीन गाथाओं के मुताबिक देवताओं ने बसाया था। एक लंबे समय से ज्ञान और शिक्षा के केंद्र के तौर पर विख्यात बनारस कभी एक प्राचीन चिकित्सक का घर था, जिनका नाम था सुश्रुत, जिन्हें कई इतिहासकार सर्जरी की कला विकसित करने का श्रेय देते हैं। प्राचीन भारत में शुरुआती चिकित्सक सुश्रुत नाम से एक शख्स थे और वो एक सर्जन और फिजिशियन थे जो त्वचारोपण, मोतियाबिंद निकालना और शुरुआती प्लास्टिक सर्जरी भी लोगों पर करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा था जिसका औषधीय ज्ञान उसके वक्त के हिसाब से बहुत विकसित लगता है। सुश्रुत को दुनिया में मेडिसिन की सबसे पुरानी ज्ञात पद्धतियों में से एक आयुर्वेद का पहला चिकित्सक भी माना जाता है। पौराणिक हिंदू गाथाओं के अनुसार सुश्रुत को यह ज्ञान धन्वंतरी नाम के एक देवता से मिला था। धन्वंतरी बहुत ऊंचे दर्जे के ईश्वर थे, जैसा कि हम जानते हैं, जिन्होंने हमें इलाज करने के सारे तौर तरीकों के बारे में पूरी जानकारी दी, जो शरीर के शारीरिक और नाजुक पहलुओं की समझ पर आधारित थे।
और वो जानकारी प्राचीन दौर में भारतीय संस्कृति को विरासत में मिली और तब से उसे संजो कर रखा गया है और बढ़ाया गया है। हालांकि धन्वंतरी को अधिकतर 4 हाथ वाले और औषधीय जड़ी बूटियां पकड़े हुए देवता के तौर पर दर्शाया जाता है, लेकिन वो अपना रूप बदल भी सकते थे। इन कथाओं के अनुसार पृथ्वी की अपनी यात्राओं के दौरान वो कई रूप धारण कर लेते थे, जिनमें पक्षी का रूप भी शामिल था। क्या ये मुमकिन है कि धन्वंतरी तथा आधे इंसान और आधे पक्षी की शक्ल वाले मिस्र के आरोग्य के देवता थॉथ दोनों आपस में किसी तरह जुड़े थे? चाहे वो धन्वंतरी हो या थॉथ, हम जानते हैं कि इन परग्रही ईश्वरीय प्राणियों को ज्यादातर पक्षी जैसे जीवों की तरह दर्शाया जाता है, जिन्होंने पृथ्वी को प्राचीन चिकित्सा का ज्ञान दिया। इससे हमें पता चलता है कि चिकित्सा इंसान के शरीर के बनावट और हमारे शरीर को दुरुस्त करने के तरीकों के बारे में हमें शुरुआती ज्ञान परग्रहियों से ही मिला था। सुश्रुत ने ये बात साफ तौर पर कही थी कि उन्हें ये ज्ञान ईश्वरों से मिला था। कौन थे वो ईश्वर? वो परग्रही प्राणी थे। हर संस्कृति आपको यही बताएगी कि पहले सर्जन और इलाज देवताओं का तोहफा था, और ये हैरत अंगेज रूप से दिलचस्प बात है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि देवताओं के दखल और उनके ज्ञान की वजह से ही मानव जाति का भला हुआ। नॉर्दर्न टर्की, साल 2010। यहाँ सैमसन प्रांत में एक पुरातत्व स्थल पर खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को सैकड़ों कंकालों के अवशेष और प्राचीन खोपड़ियां मिली, जो 4000 सालों से भी ज्यादा पुरानी थी। अजीब बात यह थी कि 14 खोपड़ियों में बड़े बड़े सुराख थे, जिसे कुछ विद्वान इस बात का सबूत मानते हैं कि प्राचीन मानव ने एक बेहद परिष्कृत किस्म की ब्रेन सर्जरी की थी, जिसे कहते हैं क्रेनियल ट्रेपनेशन। ट्रेपनेशन दरअसल खोपड़ी में सुराख करने को कहते हैं। आज हम न्यूरोसर्जरी में आए दिन ऐसा करते रहते हैं ताकि दिमाग को बेहतर समझ सकें, ट्यूमर या खून का थक्का निकाल सकें। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा किया जाता था, शायद दिमाग की गहरी चोटों को ठीक करने में जो हादसों और जंग में लग जाती थी। प्राचीन संस्कृतियां इसे दुनिया भर में करती थी। पेरू में, यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में वो वाकई लोगों के सिरों में सुराख बनाते थे, सफलतापूर्वक उनकी खोपड़ियां खोलते थे, खोपड़ी की चीजें निकालते थे और फिर उसे दोबारा बंद कर देते थे, और मरीज इसे झेल लेते थे और लंबी उम्र जीते थे। आज इस्तेमाल किए जाने वाले बेहद नाजुक और ऊंचे दर्जे के परिष्कृत औजारों के साथ भी न्यूरोसर्जरी बेहद मुश्किल और जोखिम भरी प्रक्रिया है, जिसमें शरीर का सबसे जटिल अंग इंसान का दिमाग शामिल होता है। आज की न्यूरोसर्जरी हमें कुछ नए और बहुत ही कमाल के डिजिटल औजार देती है। आज हमारे पास एक ऐसा औजार है जो जीपीएस सिस्टम जैसा काम करता है, जिसकी बदौलत हम खोपड़ी के अंदर के भी हिस्सों को देख सकते हैं। अब हम सर्जरी से पहले तैयार तस्वीरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि दिमाग और दिमाग की कार्य प्रणालियों का एक अलग नक्शा तैयार कर सके। वो नक्शे आज की न्यूरोसर्जरी करने के लिए बेहद अहम होते हैं। लेकिन एक प्राचीन सभ्यता ने इंसानी दिमाग की सर्जरी के इतने उन्नत तरीके को कैसे सीख लिया, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में इससे सैकड़ों साल बाद भी ऐसी प्रक्रियाओं को आजमाने की कोशिश तक नहीं की गई। शायद इसका जवाब इंसान की खोपड़ियों के उस संग्रह को देखकर मिल सकता है जो 100 साल पहले पेरू की एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास मिली थी। यहाँ सैन डिएगो म्यूजियम ऑफ मैन में कोलंबस के आने से पहले की प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं, जिनमें दुनिया का एक सबसे बड़ा खोपड़ियों का संग्रह भी शामिल है। चीफ पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर टोरी रैंडल ने प्राचीन ट्रेपनेशन प्रक्रिया के अध्ययन में सालों बिताए हैं। ये खोपड़ियाँ करीब 1000 साल पुरानी हैं। ये इनकन्स की खोपड़ियाँ हैं और ये इसीलिए खास है क्योंकि इन पर ट्रीपेंसेशंस हैं। और आप यहाँ सिर में सुराख से देख सकते हैं कि इनकी खोपड़ियों की सर्जरी की गई थी। ऐसा मुमकिन लगता है कि इस तरह की सर्जरियाँ जंग में लगी चोटों या फिर किसी तरह की गहरी चोट को ठीक करने के लिए की गई थी। शायद उन्होंने खोपड़ी की उन हिस्सों में सुराख किए थे जहाँ ज़्यादा कपालीय मांस नहीं था, जो इन सर्जरियों को और ज़्यादा मुश्किल बना देता। एक चीज़ जो उन्होंने इस्तेमाल की थी वो थी ट्यूमिस।
जो आमतौर पर पीतल या फिर तांबे के बने होते हैं। और ये है एक छोटा सा घुमावदार चाकू। ये यकीनन बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध काम था, बेहद कामयाब, और ये आधुनिक चिकित्सा के आने से बहुत पहले हुआ था। ये हकीकत कि इतने सारे लोग जिंदा बच गए, इसका मतलब ये है कि वो इस काम में बहुत माहिर थे। ये बड़े कमाल की बात है कि हमें इतने सारे पुरातत्व नमूनों में दुरुस्त होने और भले चंगे होने और जिंदा बचने के सबूत मिलते हैं। ऐसी खोपड़ियां मिली हैं जिनमें हड्डी के दुरुस्त होने के निशान हैं। यकीनन उनके पास बेहतरीन तकनीक की अच्छी समझ थी, लेकिन एक मरीज के लिए ये वाकई बहुत ही तकलीफदेह होता होगा। डॉक्टर रैंडल की शोध के मुताबिक इनका सर्जन्स दिमाग के उन हिस्सों को बचाकर ऑपरेशन करते थे जिनकी नाजुक तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचने पर मोटर स्किल्स प्रभावित हो सकते थे। इसका ये मतलब है कि हमारे पूर्वजों के पास हमारे दिमाग के बारे में असाधारण जानकारी थी। इसका मतलब उनके पास इंसान के शरीर के बनावट के बारे में उससे कई ज्यादा जानकारी थी, जितना कि उनसे हम आमतौर पर उम्मीद करते हैं। इसके लिए बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक जानकारी चाहिए। पूरी दुनिया में हमें ऐसी खोपड़ियां मिलती हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे सुराख किए गए थे। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इन प्राचीन संस्कृतियों को ट्रेपनेशन यानी छोटे छोटे छेद करने का काम ईश्वरों ने सिखाया था। तो ऐसा मुमकिन है कि एलियन टेक्नोलॉजी के पास दिमाग के अंदर झांकने की खूबी थी। क्या इनका लोगों को दिमाग के ऑपरेशन का प्राचीन ज्ञान वाकई एलियन से मिला था? और अगर ऐसा है तो क्या प्राचीन एलियन यात्रियों ने कोई और चिकित्सकीय ज्ञान भी दिया था? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के अनुसार इसके कुछ और सबूत उस जगह से कुछ 100 किलोमीटर दूर मिल सकते हैं जहां सुराख वाले इंकन खोपड़ियां मिली थीं। परू में मशहूर नाज़का लाइन से 130 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ईका नाम का एक छोटा सा शहर है। सन 1966 में हावियर कैब्रा नाम के एक स्थानीय डॉक्टर ने कई ज्वालामुखी चट्टान के पत्थर हासिल किए थे जो यहाँ रेगिस्तान में मिले थे। इन पत्थरों पर प्राचीन प्री कोलंबियन लोगों के रहस्यमयी चित्र उकेरे गए थे। ईका के पत्थर वाकई इतिहास के बारे में उससे एक अलग नजरिया देते हैं जिससे स्थानीय लोग मानते आ रहे हैं, और ईका के पत्थर ये बताते हैं या इशारा करते हैं कि इतिहास वैसा नहीं है जैसा हम उसे जानते हैं। हर एक पत्थर पर बहुत ही अनोखे दृश्य खुदे हुए हैं। लोग उससे संपर्क कर रहे हैं जो प्रागैतिहासिक जानवर लगते हैं। लोग दूरबीनों से देख रहे हैं। ईका के कुछ पत्थर हमारी दुनिया से पहले की दुनिया के अजीब से नक्शे लगते हैं, और एक चीज जो ईका के पत्थर दर्शाते हैं वो है प्राचीन सर्जरियां। इन पत्थरों पर मस्तिष्क सर्जरी, सिजेरियन ऑपरेशन और सांसों की नली के ऑपरेशंस की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं, लेकिन इनमें से एक पत्थर सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। इस पत्थर पर 2 सर्जन्स को दर्शाया गया है जिनके दरमियान एक हृदय है। ये लोग रक्त धमनियों को दोबारा जोड़ते हुए लगते हैं। क्या यह इस बात का सबूत है कि प्राचीन मानव इंसान के हृदय को ट्रांसप्लांट करने में सक्षम थे? ईका के पत्थर उन उदाहरणों में से कुछ एक थे जिसमें हमारे प्राचीन लोग लगभग सर्जरी करते हुए दिखाए गए हैं। ये नामुमकिन लगता है कि प्राचीन लोग इस तरह की कोई चीज कर रहे थे, और इसलिए ऐसा लगता है कि ये वो ज्ञान है और वो मेडिकल ज्ञान है जो परग्रहियों की किसी विकसित सभ्यता से उनके पास आ रहा था। शिकागो, इलिनॉय, साल 2006। वैज्ञानिकों ने बायोमैकेनिकल प्रगति की एक अद्भुत मिसाल पेश की। विचार नियंत्रित रोबोटिक बाजू ऐसे इलेक्ट्रॉन से लैस जो उसे पहनने वालों की नसों से जुड़ जाते हैं। यह कृत्रिम अंग एकदम असली बांह और हाथ की तरह काम करते हुए दिमाग के संकेत ग्रहण करता है और उसे इस्तेमाल करने वालों को एक नया काम करता हुआ अंग देता है। लेकिन इसके वैज्ञानिक नजरिए से बेहद परिष्कृत होने के बावजूद प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट एक ब्रिटिश आइल्स की एक प्राचीन कहानी की तरफ इशारा करते हैं जिसमें इससे आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता विवरण मिलता है।
आयरिश मिथक में एक डीएन सेप्ट नाम के एक ऐश्वर्य फिजिशियन की कहानी। उनके पास इंसान के शरीर और आत्मा की हर तकलीफ को दूर करने की जड़ी बूटियां थीं। लोग चाहे वो जंग में जख्मी क्यों न हुए हों, या उन्हें जन्म से कोई समस्या हो, या गर्भपात हुआ हो, या सर दर्द हो, या जो भी समस्या हो, वो इलाज के लिए डीएन सेप्ट के पास आते थे। डीएन सेप्ट ईश्वरों के चिकित्सक के तौर पर जाने जाते हैं। वह तुआथा दे देदनान के जाने माने चिकित्सक थे, जो कि आयरिश कथा में अर्थ ईश्वरीय लोगों का एक शुरुआती समूह था। केल्टिक परंपरा के मुताबिक तुआथा देदेनान अलौकिक प्राणियों की एक नस्ल थी जो काले बादलों पर सवार होकर आयरलैंड में आई थी। डीएन सेक्ट इन्हीं अलौकिक प्राणियों में से एक थे। वो एक डॉक्टर थे जिन्होंने कभी कभी अपने ज्ञान का इस्तेमाल इंसानों के इलाज के लिए किया। उनकी मेडिकल उपलब्धियों के सबसे मशहूर विवरण में इस आयरिश देवता ने नोआडा नाम के राजा का इलाज किया जो युद्ध में जख्मी हो गए थे। एक जबरदस्त लड़ाई में नुआडा अपने बाजू गंवा बैठे और इस वजह से वो राजा नहीं बने रह सकते थे, क्योंकि उस दौरे के विचार के मुताबिक राजा को शारीरिक तौर पर संपूर्ण होना चाहिए। इसलिए उन्हें कुछ वक्त के लिए अपनी राजगद्दी को छोड़ना पड़ा था और उस दौरान डीएन सेप्ट ने उन्हें चांदी का बाजू लगा कर दिया था। इसलिए वो चांदी के बाजू वाले नौड़ा के तौर पर जाने गए। राजा नुएडा को चांदी का बना हाथ देने के डीएन सेक्ट की कहानी सुनने में आधुनिक विज्ञान की काल्पनिक कथा जैसी लगती है। वो हाथ एकदम कृत्रिम अंग जैसा लगता है। क्या डीएन सेक्ट की कहानी एक मिथक है, जैसा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं, या फिर क्या राजा नौडा का चांदी का हाथ असल में एक उन्नत बायोनिक मशीन थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज की विकसित की जा रही है? अगर ऐसा है तो क्या केल्टिक देवता डीएन सेक्ट असल में एक एलियन प्राणी थे? उनकी दंतकथा के मुताबिक डीएन सेक्ट ने राजा नुआडा के हाथ की जगह चांदी का हाथ लगा दिया, जो पूरी तरह काम करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ये जो विवरण है वो किसी तरह के प्रोस्थेटिक्स का है, जो पहले ही वजूद में था, बहुत पहले अतीत में? ऐसा लगता है कि ये दंत कथाएं जिनके बारे में बात कर रही हैं वो बहुत उच्च तकनीक के मेडिकल उपकरण हैं और समझ है, उस तरह की मेडिकल की समझ जो हमें आज है और जिसे जानने में सैकड़ों सालों का महंगा शोध लगा है। तो ऐसा लगता है कि प्राचीन दौर में उनके पास भी ऐसे उपकरण थे, लेकिन उन्हें वो मिले कहाँ से? जाहिर है कि वो उन्हें परग्रहियों से मिले होंगे। अगर डीएन सेक्ट की कहानियां सच हैं, तो क्या अन्य संस्कृतियों में मिलने वाले इसी तरह के मिथक भी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हो सकते हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट इसका जवाब हाँ में देते हैं। वो एक प्राचीन यूनानी देवता की कहानियों की तरफ इशारा करते हैं जिनके पास मुर्दों को जिंदा करने की अविश्वसनीय शक्ति थी। एपिडोरस, ग्रीस। एथेंस के दक्षिण पश्चिम में करीब 48 किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी में प्राचीन दुनिया के सबसे विख्यात उपचार केंद्र के 2400 साल पुराने खंडहर हैं। ये है एस्क्लेपियोन या एस्क्लेपियस का मंदिर। एस्क्लेपियस दरअसल ईश्वर अपोलो के बेटे थे और अपोलो जादू और इलाज के साथ जुड़े हुए अहम ईश्वर हैं। क्योंकि वो अपोलो के बेटे थे, इसलिए एस्क्लेपियस में भी उस हुनर का होना जरूरी था और वो लगभग पूरी तरह इलाज करने के साथ जुड़े हुए थे। एस्क्लेपियस ईश्वराय चिकित्सक का यूनानी नाम होता है। पारंपरिक यूनान में सेहत दुरुस्ती के मंदिर थे जिसमें लोग जा सकते थे और दिन में अपनी बीमारी या चोट का इलाज करा सकते थे, जिसे सपने में देखते हुए इलाज करना कहते हैं। इसमें यह माना जाता था कि एस्क्लेपियस के साथ उनकी मुलाकात होगी और उनकी बीमारी की पहचान कराई जाएगी और नुस्खा बताया जाएगा जिसे वो दिन के समय आजमाएंगे। ये बहुत मशहूर और एक बहुत ही दिलचस्प तरीका था जिसे इंक्यूबेशन कहते थे, जिसमें कि लोग एस्क्लेपियस के मंदिर में जाकर सोते थे और एस्क्लेपियस उनके सपने में आते थे और उन्हें जो भी बीमारियां तकलीफ होती थी एस्क्लेपियस उनका इलाज बताते थे। यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार एस्क्लेपियस को एक लाठी के साथ दर्शाया जाता है जिस पर सांप लिपटा है। ये आज भी चिकित्सा जगत का प्रतीक चिन्ह है।
लेकिन चिकित्सा के यूनानी देवता की सबसे रहस्यमयी पौराणिक कथा उनकी उपचार संबंधी सबसे अद्भुत काबिलियत को बयान करती है, मुर्दों को जिंदा करने की ताकत। एस्क्लेपियस की जख्म भरने की कला इतनी ताकतवर थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, जो कि वो लकीर होती है जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए। वो थोड़ी मुश्किल में आ गए थे। एस्क्लेपियस वो ताकत इस्तेमाल कर रहे थे जो उन्हें अपने पिता अपोलो से मिली थी, मुर्दों को जिंदा करने की ताकत, जिससे जाहिर तौर पर एक मुश्किल खड़ी हो गई। ज्यूस को यह पसंद नहीं आया क्योंकि जिन लोगों को वह मार रहे थे एस्क्लेपियस उन्हें जिंदा कर रहे थे। इससे हमें यह समझ आता है कि एस्क्लेपियस की कहानी किसी असाधारण रूप से ताकतवर टेक्नोलॉजी ज्ञान या अनजान चीज के इस्तेमाल की कहानी थी, जिसकी वजह से वे मौत को लगातार मात दे रहे थे। एस्क्लेपियस खुलेआम मुर्दों को फिर से जिंदा कर रहे थे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो परंपरागत मेडिकल टेक्नोलॉजी की हद के अंदर हो। इन हालात में न नब्ज चलती है, न सांस चलती है और शायद दिमाग भी काम नहीं करता। एस्क्लेपियस शायद एक परग्रही से मिले जानकारी के भंडार और शायद टेक्नोलॉजी से काम कर रहे होंगे, जिसने इन अलौकिक लगने वाले कारनामों को हासिल करना उनके लिए मुमकिन बना दिया, जिससे एक मुर्दा जिस्म में फिर से जान डाली जाती थी। फ्रांस, साल ईसा पश्चात 1233, पॉप ग्रेगरी नवम ने एक इंक्विजिशन की स्थापना की। ये रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन संस्थाओं का एक समूह था जो विधर्मियों की तहकीकात करके उन पर मुकदमा चलाता था। अगले 500 सालों के दौरान ये संस्थान पूरे पश्चिमी यूरोप में फैल गए। जिन पर जादू टोना या जंतर मंतर करने वालों का शक होता, उनसे पूछताछ करके यातनाएं दी जाती और सजाए मौत दे दी जाती। ज्यादातर को खूंटे से बांध कर जला दिया जाता था। इस बर्बर और खूनी शुद्धिकरण के शिकार थे वो वैज्ञानिक और डॉक्टर जिन पर काली विद्याएं इस्तेमाल करने का आरोप था। उन दिनों चर्च में एक ऐसा वक्त आया था जब किसी भी तरह की तरक्की को शैतान का काम माना जाता था, और इसीलिए ईश्वर के नाम पर चीजें की गई ताकि नई जानकारी को दबाया जा सके। विज्ञान हमेशा से एक ऐसी चीज थी जिसे चर्च ने मौजूदा हालात को बदलने के डर से रोक कर रखा था। ऐतिहासिक रूप से कैथोलिक चर्च को हमेशा ज्ञान से खतरा रहा है, खासतौर इलाज और चिकित्सा को लेकर। एक मिसाल है चश्मे का आविष्कार। चश्मे के आविष्कार से कैथोलिक चर्च आग बबूला हो गया था, क्योंकि उसके साथ एक विचार आया कि इंसानों के शरीर को सुधारा जा सकता है। धार्मिक अदालतों के दौरान कैथोलिक चर्च ने उन बहुत सारे काफिर विचारों को कुचलने का काम अपने हाथों में ले लिया, जो उस वक्त उनके लिए क्रांतिकारी थे। वे विचार मेडिकल साइंस थे, लेकिन चर्च के गले नहीं उतरे। धार्मिक अदालत के जरिए चर्च उस संबंध को खत्म करना चाहता था जो एक आम आदमी का उस प्राचीन स्वदेशी ज्ञान के साथ था, जिसने सत्ता एक आदमी के हाथों में दे दी और चर्च के हाथों से सत्ता छीन ली। ईसाई धर्म से पहले हमारे पास इलाज था, एकदम अलौकिक इलाज, इसीलिए लोग उससे डरते थे। धार्मिक पक्ष खासकर डरता था। क्या वैज्ञानिक ज्ञान पर कैथोलिक चर्च का हमला एक सोची समझी कोशिश थी जिससे मानव जाति की दूसरी दुनिया के आगंतुकों से किसी संबंध को मिटाया जा सके? वो एलियन जिनका होना चर्च के इस विश्वास को मिटा देता कि इस ब्रह्मांड में एकमात्र पृथ्वी पर ही जीवन का वजूद है। क्या इंक्विजिशन सदियों के उन्नत वैज्ञानिक और चिकित्सकीय ज्ञान को मिटाने में कामयाब रहा? शायद हमें एक और सुराग उसी मेडिकल प्रक्रिया के अध्ययन में मिल सकता है जो असल में इंक्विजिशन के कहर से बच गई। वो प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल हजारों साल से किया जा रहा है। इटालियन एल्प, 19 सितंबर 1991। यहां ऑस्ट्रिया की सीमा के पास बर्फ से ढके पहाड़ों के बहुत ऊपर 2 हाइकर्स को एक आदमी की मम्मी किया हुआ शव मिला।
अंदाजन 5000 सालों से बर्फ में जमी उस लाश को बाद में ओडजी नाम दिया गया। एहतियात से जांच करने के बाद उसे इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया कि वो वैज्ञानिक उसकी उम्र, उसकी मौत की वजह और उसके आखिरी भोजन के तत्वों का पता लगा पाए। लेकिन शायद सबसे कमाल की खोज ओडजी की टांगों में और पेट में मिले निशान थे। 50 ज्योमेट्रिक डिजाइन्स जो एक्यूपंक्चर साइंस के डिजाइन से मेल खाते थे। एक्यूपंक्चर एक लंबा और अच्छी तरह परखा हुआ इलाज का तरीका है जो शरीर में ऊर्जा को एक तरह के सबवे सिस्टम से गुजारता है। उन्हें मेरिडियंस कहते हैं, जिसमें करीब 1000 इलाज के बिंदु होते हैं। सारे इलाज के बिंदु के नाम होते हैं और उनमें से कई सारे नामों का ताल्लुक तारों और बहुत दिलचस्प चीजों से होता है जो शरीर से परस्पर संबंधित नहीं लगते। एक मेडिकल थेरेपी जो डॉक्टर के अनुसार उस एनर्जी फील्ड को निशाना बनाती है जो इंसान के शरीर में प्रवाहित है। माना जाता है कि एक्यूपंक्चर पद्धति चीन में लगभग 3000 साल पहले विकसित हुई थी। इस कांस्य युग के ममी के त्वचा पर मिले टैटू से पता चलता है कि एक्यूपंक्चर न सिर्फ यूरोप में बल्कि ज्यादातर पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुमान से कई सदियों पहले भी प्रचलित थी। मगर कैसे? शायद इसका जवाब चीन के उस प्राचीन मेडिकल ग्रंथ की जांच से मिल सकता है जिसका नाम है हुआंगडिंग नेचिंग, एक्यूपंक्चर की विस्तार पूर्वक व्याख्या करने वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ। पहली मेडिकल किताब जो 2500 साल पहले लिखी गई थी उसे कहते हैं युआंगडी नेचिंग द येलो एम्परर्स क्लासिक मेडिसिन। इस किताब में पूरी प्रणाली है। इसमें सारे चैनल्स, मेरिडियंस और इलाज करने के तरीकों और योजनाओं के बारे में लिखा है। चीन की पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल बिंग क्यू नाम के डॉक्टर थे, जिन्हें अक्सर इंसान के सिर वाले पक्षी की तरह दर्शाया जाता है। बियान क्यू एक बहुत महान उदाहरण है ऐसे डॉक्टर की जो अलौकिक तरीके इस्तेमाल करते थे अपने उपचारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। बियान क्यू असल में कोई जड़ी बूटी खाते या पीते थे और जो भी चीज वो थी उस चीज को खाने या पीने के बाद वो दरअसल दीवारों के आर पार और इंसान के शरीर में सीधे देख सकते थे, काफी हद तक कैट स्कैन या एमआरआई की तरह। और इसके अलावा उन्होंने एक डबल हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया था जो एक सम्राट और एक दूसरे शख्स पर किया गया था, जिसमें उन्होंने उनके दिल की अदला बदली की थी। इसलिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें ये विचार आया कहां से। बायन के उन असाधारण प्राणियों में है जिन्हें आधा इंसान और आधा पक्षी बताया गया है। इससे वो उन प्राणियों की श्रेणी में आ जाते हैं जिसमें थॉथ और दूसरे ईश्वरीय प्राणी हैं जो आधे इंसान और आधे पक्षी भी है और जिन्होंने इंसानियत को बेजोड़ जानकारी दी, खासतौर चिकित्सा और इंसानी काया पलट के बारे में। क्या ये महज इत्तेफाक है कि आधे इंसान और आधे पक्षी बैन क्यो नाम की चीनी डॉक्टर बहुत हद तक प्राचीनी मिश्र देवता थॉथ और भारतीय देवता धन्वंतरी दोनों से मिलते जुलते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का दावा है कि ये प्राचीन तथाकथित देवता असल में एलियन प्राणी थे, ऐसे जीव जिनके पास बेहद उन्नत मेडिकल ज्ञान था। मेरे ख्याल से एक्यूपंक्चर उन विज्ञानों में से एक है जो देवताओं से आया था और हमारे पूर्वजों को दिया गया था। और भले ही हम ये सोचे कि इस समय एक्यूपंक्चर भले ही एक खास संस्कृति से जुड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि अतीत में ये असल में वो जानकारी थी जिसका वजूद पूरी मानव जाति में था। ऐसा माना जाता है कि चिकित्सा देवीय मूल से आई थी। मतलब ये कि किसी तरह का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और उन खास संस्कृतियों को लोगों का इलाज करने की ये समझ दे गया। और अब पूरी दुनिया में सारी संस्कृतियां बस एक ही बात कहती है कि ये समझ उन्हें आसमान से उतरकर आने वाले लोगों ने दी थी। साल 2003 अमेरिकी सरकार के शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि उन्होंने मानव इतिहास की एक सबसे महान और विज्ञान की दृष्टि से अहम परियोजना को पूरा कर लिया है।
13 सालों के शोध कार्य के बाद उन्होंने इंसान के जीनोम में 20,000 से ज्यादा जीनों को पहचान कर उनका नक्शा बना दिया, जिससे वैज्ञानिकों को इंसानी नस्ल की जेनेटिक बनावट को समझने में एक नया नजरिया मिला। इंसान के आनुवांशिकी विकास के बारे में जो बात हम नहीं जानते वो दरअसल उस बात से संबंधित है जो हम आजकल के जेनेटिक्स के बारे में नहीं जानते। जैसे कि हम सोचने की प्रक्रिया का आनुवांशिक आधार नहीं जानते, हम याददाश्त के बारे में नहीं जानते, हम उन विचारों की रचना नहीं कर सकते जो बताएं कि वो बदलाव कैसे हुए जिन्होंने इंसान के दिमाग को विकसित करके उसे काम में आने लायक चीज बना दिया जो इस समय वो है। क्या ये बेजोड़ नक्शा आखिरकार इंसान के एवोल्यूशन के महान रहस्यों से पर्दा उठा सकता है? क्या ये नक्शा ये समझने में मदद कर सकता है कि क्यों इंसान किसी दूसरी जीवित नस्ल से अलग सोच सकता है, तर्क कर सकता है, और क्यों उसके पास बोलने की ताकत है या वो रचना कर सकता है कला की, संगीत की, और क्यों अपने ही वजूद की वजह सोचने विचारने में वक्त बिता सकता है? करीब 40,000 साल पहले ऐसा हुआ कि इंसान के बर्ताव में बहुत जबरदस्त बदलाव आया। हमारे शिकार करने के तरीके बेहतर हो गए, हमारे औजार और हमारे हथियार बेहतर हो गए। ऐसा लगा जैसे इंसानी दिमाग और इंसानी कल्पना की कोई ऐसी शक्ति सक्रिय हो गई जिसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्या इंसान के अचानक आदिम जानवर से संवेदनशील इंसान बनने की वजह किसी दूसरी दुनिया का दखल है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक इसका जवाब पुरजोर हां है। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरी का एक मूल मत ये कहता है कि बहुत समय पहले हमारे डीएनए को परग्रहियों ने कृत्रिम रूप से बदल दिया था, और हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि अचानक हमने एक ऊंची बौद्धिक छलांग लगाई और हम बन गए होमो सेपियंस सेपियंस। ये वो दौर था जब सबसे पहली एलियन जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई थी, और कुछ मायनों में ये आधुनिक इंसान की रचना में पहले चरण जैसा था। क्या एलियन ने जानबूझकर होमो सेपियन डीएनए को बदला था? अगर ऐसा है तो क्या उन्होंने इंसानों को यह ज्ञान भी दिया कि अपने शरीर की देखभाल कैसे करें और अपना इलाज खुद कैसे करें, वो ज्ञान जिसे आज हम फिर से खोज रहे हैं? चिकित्सा एक दिव्य देन है। इस बात को लेकर पूरी दुनिया में एक बहुत ही जबरदस्त संभावना फैली हुई है कि ईश्वर इसमें हमारी मदद करना चाहते थे ताकि हम अपनी जिंदगियां खुशहाल, लंबी और हंसी खुशी के साथ जिएं, और वो हम तक अपने बेहतरीन टेक्नोलॉजी और समझदारी को लेकर आए ताकि उस इलाज को हम मुमकिन बना सकें। क्या दुनिया में ऐसा कोई सर्जन है जो बस एक दिन जागा और बोला कि आज मैं सर्जरी करूंगा? बेशक नहीं। हर एक सर्जन को अव्वल दर्जे की और लंबी तालीम लेनी पड़ी, ट्रेनिंग लेनी पड़ी। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि चिकित्सा का ज्ञान उन्हें जिसने दिया था वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिन्हें वो ईश्वर कहते हैं। ये वो जानकारी और ज्ञान है जो इंसान की क्षमता से बाहर है, और देखा जाए तो ये एक बड़ी संरचना का हिस्सा है। ऐसी संरचना जिसमें दिव्य चिकित्सक मौजूद हैं और इस क्षमता को सर्जरी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। साथ ही बीमारी का पता लगाने और उसका इलाज करने की भी वो हमारे देवताओं के बीच की कड़ी है जिन्होंने इस दिव्य ज्ञान का इस्तेमाल पृथ्वी पर मानव जाति की भलाई के लिए किया। क्या प्राचीन एलियंस ने वाकई हमारा डीएनए इस कोशिश में बदला था कि वो हमें बेहतर, ज्यादा अक्लमंद और शायद ज्यादा से ज्यादा उनके जैसा बना सके? तो क्या उन्होंने शुरुआती मानव को चिकित्सकीय ज्ञान भी दिया होगा, वो ज्ञान जो सदियों के दौरान खो गया और आधुनिक विज्ञान ने जिसका फिर से पता लगाना अभी सिर्फ शुरू ही किया है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक इसका जवाब हाँ है। उनके अनुसार बेजोड़ नई खोजें
खोजें और पुनर्खोजें आगे भी होती रहेंगी। ऐसी खोजें जो जिंदगी और मौत के रहस्यों से पर्दा उठा सकती हैं, अमरता की कुंजी दे सकती हैं और इस सवाल का जवाब दे सकती हैं कि हम असल में कौन और क्या हैं।